नमस्ते। गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ प्रोफेसर रमेश दीक्षित, आ, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। हम सब लोगों के, क्योंकि इनका प्रोफेसर से इतर भी एक बड़ा वो कई रोल हैं, छात्र आंदोलन, फिर उसके बाद जन आंदोलन, जेपी का आंदोलन और सामाजिक सरोकार के हर मुद्दे पे बहुत प्रखर रहे हैं। रमेश भाई साहब, स्वागत है आपका। अभी तो बात एक चीज जो आपसे समझने के लिए आज किया है वो ये है कि सरकार ने अभी पिछले 5-7 दिन पहले 2 अनाउंसमेंट किए थे नौकरी को लेके। एक उसने कहा था 10 लाख स्थान हम भरेंगे अगले 1.5 साल में, सरकारी जो नौकरियां हैं। और दूसरा उसने कहा था कि करीब हम 50,000, एक्चुअली एग्जैक्ट 46,000 फौज में भर्ती करेंगे। अब हालांकि वो जो 10 लाख भर्तियां हैं वो रिक्त पड़े स्थान है, उन्हीं की बात हो रही है। फौज के उसको एक नया नाम दिया गया, अग्निपथ। उस योजना का नाम अग्निपथ, उसमें जो भर्ती किए जा रहे हैं सैनिक, उनका नाम अग्निवीर। अब उन बच्चों का एक ये भी कहा गया कि 17.5 से 21 साल के बीच के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के प्रदर्शन शुरू हो गए और उसके बाद सरकार ने उस प्रदर्शन के बाद वो 21 साल की एज को 23 कर दिया, ये कहते हुए कि वो कोरोना की वजह से 2 साल जो हमने भर्ती रोक के रखी थी वो हमने इसको 2 साल इसलिए बढ़ा दिया है। पहली चीज तो ये भाई साहब कि ये जब 46,000, हालांकि ये अलग बात है कि 2019-20 में जो आखिरी भर्ती सेना की हुई थी तब 80,000 से ज्यादा बच्चे सेना में लिए गए थे। और समय समय पे 2015 के बाद कभी 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह से लोग लिए जाते हैं, इतना कम कभी नहीं लिया गया है। तो अब ये एक चीज जरा देखने वाली ये है कि इस समय छात्र इतने आंदोलित क्यों हो गए हैं कि सड़क पर उतर आए हैं, बस जल रही है, ट्रेन जल रही है, इत्यादि इत्यादि। तो पहली बार छात्रों को ये महसूस हो रहा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। धोखा ये किया है कि पहली बात, पूरी ये जो स्कीम है अग्निपथ की, ये नौजवानों को अंगारों पर चलने के लिए कहना चाहिए, उनको बुला रही है। तो अंगारों पर जलेंगे तो उनके जब पाँव में छाले पड़ेंगे तो आखिर वो खामोश कैसे बैठेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें से 75% नौजवान 4 साल बाद हटा दिए जाएंगे। तो 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी के बाद न तो कोई पेंशन मिलनी है, न जॉब गारंटी है, न किसी तरह के फायदे हैं। तो स्वाभाविक है जिन नौजवानों को पता है उनकी 2 चिंताएं हैं। एक चिंता ये है कि केवल 4 साल का रोजगार और उसके बाद पता नहीं कितने लोग 25% में आ पाएंगे और कितने लोग 75% में चले जाएंगे। निकाले जाने वालों, जो निकाले जाएंगे उनके साथ एक सामाजिक कहना चाहिए वो भी जुड़ जाएगा कि देखिए, फौज में दाखिल होने गए थे, इतनी मेहनत की, कसरत की, दंड बैठक की, और उसके बाद निकाल दिए गए वहां से। तो जिंदगी भर उस 4 साल की नौकरी के बाद वो अपने गांव में जिंदगी भर यही अपमान झेलते रहेंगे कि वे इस लायक नहीं थे कि 25% में हो पाए, उन्हें 75% में थे, अयोग्य मान लिए गए, निकाल दिया गया। नंबर 1। दूसरा खतरा ये कि 4 साल बाद की नौकरी के बाद वो करेंगे क्या। हथियारों की ट्रेनिंग तो मिल जाएगी, हथियारों की ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या सारे के सारे लोग खप जाएंगे तमाम उद्योगपतियों के यहाँ, गार्ड की तरह से, प्रहरी की तरह से, या सब के सब लोग खप जाएंगे दुकानों में दरबान की तरह से। आखिर क्या हो रहा है। सच्ची बात तो ये है कि इस पूरी के बारे में कोई सफाई है ही नहीं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी हुकूमत जो है, मौजूदा सरकार, वो जब किसानों के बारे में फैसला करती है तो किसानों से बात नहीं करती, बिना बात किए कानून लागू कर देती है। पूरे देश को ला देती है सड़क पर, डिमोनेटाइजेशन करके ले आती है, किसी जनता से बात नहीं करती। नौजवानों के प्रतिनिधियों से बात किए बिना उनके बारे में इतना बड़ा फैसला कर लेना, तो स्वाभाविक है कि नौजवान अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। और छला जो महसूस कर रहे हैं तो स्वाभाविक, जब उनको पता है उनकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, तो सड़क पर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह सड़क पर तभी आता है जब उसे लगता है कि बाकी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के साथ बातचीत करने के मौके खत्म हो चुके हैं। कोई भी समूह अपने आप को, अपनी जान
जोखिम में डालना पसंद नहीं करता है। तो हमें जी समझना चाहिए कि नौजवानों को लग रहा है उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन सबके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है, इसलिए वो परेशान है, उनकी जी। परेशानी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वैसे एक चीज और जरा समझना था। देखिए, आप सब लोग शिक्षक रहे हैं और साइंस में हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, बहुत से अप्लाइड साइंस, अप्लाइड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। उसी तरह से आप सब लोगों का एक पुराने समय से पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है, नेशनल डिफेंस पॉलिसी की बात हो रही है, लेकिन दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है। एक जो पुलिस वाला है वो तो भाई बोली से सारा कुछ ठीक कराता है, डांट के, डपट के, गाली दे के, डंडा चला के, इत्यादि इत्यादि। और उसके यहाँ ट्रेनिंग ये है कि अगर कोई नहीं हो तो पहले हवाई फायर करो। हवाई फायर के बाद भी उनके यहाँ बिल्कुल सख्त हिदायत है कि अगर कभी भीड़ में गोली चलानी है तो पैर पे गोली लगनी चाहिए, सीने पे नहीं लगनी चाहिए, घातक नहीं हो। लेकिन इसके उलट जो फौज की ट्रेनिंग है वो तो गोली की ट्रेनिंग है। एक एक गोली से एक आदमी मरना चाहिए। वहां बोली वोली नहीं है, वहां या तो दुश्मन है या दोस्त है। ठीक बात तो है, ये सही जो बात। कहा जा रहा है कि उन लोग ट्रेनिंग होके आ जाएगी और फिर पुलिस में बहुत अच्छे से भर्ती हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि वो जो ओरिएंटेशन है या जो उनका मेंटल स्टेटस है, या उनको ट्रेन दूसरे काम के लिए किया गया है, मुझे उनको तो इस लगता है पुलिस के काम में आनंद लगाना? जी, जी आनंद जी, चिंता की विषय ये है कि अभी तो सरकार के जो इरादे हैं, सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये साफ जी नहीं है कि ये जो 4 साल का 6 महीने की ट्रेनिंग है, और 6 महीने की ट्रेनिंग में आप कितना ट्रेन कर देंगे? तो मुझे तो लगता है कि कोई क्लैरिटी है ही नहीं। इस जी पूरे भर में ये केवल एक जल्दबाजी में उछाला गया एक शगुफा है कि 45-46 हज़ार जगहें हम भर देंगे वहाँ पर। उसमें से 75% को बाहर कर देंगे। तो ये कोई नीति नहीं है, ये केवल एक तदर्सवाद है। और एडहॉकिज्म, मुझे तो चिंता इस बात की है कि फौज के मामले में, सुरक्षा के मामले में, और उस समय जब हमारी सीमाओं पर तमाम तनाव है, जबकि चीन हमारे बड़े इलाके में घुस आ चुका है, उस वक्त जब हमारे जिनसे हमारी प्रतिद्वंदता है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, वे देश तो सेना को आधुनिकतम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग सैनिकों के साथ मजाक कर रहे हैं। ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये अफसरों की भर्तियां नहीं हैं, ये छोटे स्तर की भर्तियां हैं, याद रखिएगा इस बात को। और जी ज्यादातर नौकरियों में जाते हैं हमारे गांव के लोग, छोटे कस्बों के लोग, सामान्य परिवारों के बच्चे जाते हैं इसमें, इन सभा में। उन बच्चों के साथ जाती हो रही है कि भविष्य अंधकार में है और उन्हें कुछ पता नहीं है कि हम फौज में कितने दिन रह पाएंगे या हम बाहर कर दिए जाएंगे। और रही आपने सही सवाल उठाया है कि पुलिस में अगर जाएंगे वो, तो पुलिस में जाकर तो क्या अनर्थ कर देंगे। अनर्थ ये कर देंगे कि ट्रेनिंग तो होती है दुश्मन को मारने की, वो तो सीधे मारेंगे, आपको मारने के लिए मारेंगे, वो पैर में नहीं मारेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती है। आप सही कहा, तो ऐसी ट्रेनिंग देना और फिर मजाक करना, जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से भी, हमारे उद्योगपतियों की तरफ से आ रहे हैं कि जो यहाँ पे 75% निकलेंगे हम उनको वहाँ अपने यहाँ दरबान की नौकरी दे देंगे। एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि हमारे पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, हम पार्टी में उनको समाहित कर देंगे। लेकिन क्या करेंगे उन 75% ऐसे लोगों को जिनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिनको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा हथियार लेने का जब समाज के बाहर आएंगे। ये हथियार बंद लोग एक अराजक फौज में बदल जाएंगे, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। दरअसल जी हिंसा के जिस चिन्ह को इन्होंने बोतल के बाहर निकाला है, पहले से पूरा समाज जिस तरह से हिंसा से जूझ रहा है, आने वाले दिनों में हम और बड़ी हिंसा की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह की आशंका मुझे होती है। इसलिए ये जो पूरा भर्ती का अभियान है सेना का, एक तरह से पूरे समाज को एक तरह की बड़े पैमाने की हिंसा में झोंक देने की बेवकूफ़ी में इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर उन्होंने छात्रों, नौजवानों के प्रतिनिधियों से बात की होती, तमाम विश्वविद्यालय के तमाम जो और लोग हैं, प्रोफेसर वगैरह, अध्यापक संघ वगैरह, उनसे बात की होती और जानने की कोशिश की होती कि कौन सा रास्ता है, किस तरह से भर्तियां की जाएं ताकि समाज का फायदा हो, फौज का फायदा हो और नौजवानों का फायदा हो। मुझे अब दुख इसी बात का है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स में से किसी से बात नहीं की गई। और कमाल की बात तो ये है कि कैबिनेट में लेजे कर एक बड़ा आदमी है
जो सेना का पुराना सेनाध्यक्ष है वीके सिंह, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। जिसकी एक्सपर्ट एडवाइस का कुछ मतलब हो सकता था, उससे बात भी नहीं की गई। तो ये कौन से लोग हैं ये फैसले कर रहे हैं बिना विशेषज्ञों की सलाह के? बिना जी विशेषज्ञों की सलाह के इस तरह के मनमाने फैसले लेना, ये जाती है नौजवानों के भविष्य के साथ में, और जाती है देश की कानून व्यवस्था के साथ में भी। क्योंकि ये जो जी अराजक लोग निकलेंगे हथियार ट्रेनिंग के बाद, बेरोजगार नौजवान छटपटाते हुए, इस चिंता में अब हम क्या करेंगे। स्वाभाविक है कि जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं फौज भर्ती होने के लिए, पिछले 5 साल से लगातार कोचिंग ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पिता का, अपने परिवार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 4 साल बाद उन्हें आप सड़क पर ला दीजिए। अगर सड़क पर आना ही है 4 साल बाद, सड़क पर आ गए हैं, उन्हें पता है कि सड़क पर ही आना है, तो आज ही सड़क पर क्यों नहीं आया जाए। बेहतर ये होगा, अभी भी सरकार के पास एक मौका है, वो खुली दावत दे कि तमाम लोगों के साथ में हम इसको मुलतवी करते हैं इस चीज को फिलहाल, और विशेषज्ञों से बात करने के बाद नए सिरे से इसको लागू करने की कोशिश की जाए। ये जी अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निवीर, ये सब कहने की बातें हैं। ये आग में झोंकना है नौजवानी को, ये मैं कहना चाहता हूँ, जो जी सरासर अन्याय है हमारे जी। नौजवानों। हाँ रमेश भाई साहब, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, क्योंकि ये चीजें रिलेटेड हैं। 62 की जब लड़ाई हुई और हम चीन से, मतलब बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लड़ाई खत्म होने के 2 या 3 दिन बाद नवंबर 62 में एक भारतीय रक्षा समिति बनी थी, नेशनल डिफेंस काउंसिल, और उसमें रक्षा मंत्री उसके चेयरमैन थे, जो उस समय फिर वाई बी चमन हुए थे। और उसमें सेना के जनरल, सेना के पूर्व जनरल, जनरल थिमैया को भी उसमें बुला के एज स्पेशल इनवाइटी, जनरल थोराट जो थे उस समय शायद ईस्टर्न कमांड या किसको कमांड, उनको लाया गया था। अगन कमांड के और थे, हाँ, उत्तर और प्रदेश का। सबसे बड़ी रमेश भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें यूजीसी के चेयरमैन को लाया गया था, इसलिए कि इसका करिकुलम कुछ बनना होगा, इनको आगे कैसे पढ़ाना है। यहाँ पे किससे इन्होंने बातचीत की, कौन स्टेक होल्डर्स है, ये किसी को नहीं पता है। ये भी एक अपने में रहस्य है। तो ये जो मैं जिस रेफरेंस से कह रहा था, उसमें जरा एक चीज और है, और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जो पूरा आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जो बार बार कहा जा रहा है कि हमारी सेना की एजिंग हो रही है, उसको घटाने के लिए कहा यह जा रहा है कि इस समय हमारी 32 साल की हमारी एवरेज एज है, और उसको हम 25-26 करना चाहते हैं। अब सेना 2 कंपोनेंट से बनती है। कल भी मेजर जनरल विशंबर दयाल ने कई जगह बताया, उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की एवरेज एज अभी भी 26-27 है। उनका कहना था कि अफसरों की वजह से वो 30 है करीब। खैर, मेरा कहना यह है कि अगर आपको सही में ईमानदारी से 32 से कम करना है, तो आपके जो इतने जनरल, इतने ब्रिगेडियर जो कमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको सुपर स्केल और टाइम स्केल ये सब दिए हैं, उनको रिटायर करिए। आप कहिए कि सेना में 50 के बाद नहीं रखे जाएंगे लोग, अगर आपको यंग सेना की जरूरत है। अगर ये ईमानदारी है तो उसको जबरदस्ती जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि अगर ऊपर से 59-60 साल के व्यक्ति की जगह 50 साल रिटायरमेंट कर देंगे, अपने आप ही एवरेज एज कम हो जाएगी भाई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आयु वाली बात है, कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का ये कहना है कि 32 साल बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि अनुभव और आपका जोश, जिसको वो जोश और होश बोल रहे थे हमारे सेना। आपको क्या लगता है कि 30-32 साल की जो एज है वो मतलब वो ऐसी एज है जिसमें सेना को बूढ़ा कहा जाए? आपने बात कह दी। सही बात यह है कि अगर कटौती करनी है तो अफसरों के स्तर पर की जानी चाहिए। समस्या क्या हो रही है कि जो नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ बड़े परिवारों के बच्चे जाते हैं, उन बड़े परिवारों के बच्चों की खपत के लिए तो सरकार को विशेष चिंता रहती है, क्योंकि वे तो अफसरों बनते जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। समस्या उन लोगों की है। ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये निचले स्तर की भर्तियां हैं, और निचले स्तर की भर्तियों के बारे में तो वही एक अच्छा शेर है, शायर ने कहा है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो ये बेचारे मरने के लिए, संघर्ष करने के लिए पैदल सेना में ये सामने आएंगे, सबसे पहले लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी होना चाहिए, सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। सुधार इसमें होना चाहिए कि जो औसत सिपाही की, निचले दर्जे के स्तर के लोगों की, सैनिकों की जो एक औसत आय है, उस औसत आय को कम करने का जो आपने बताया तरीका अपने आप में है। अगर बड़े स्तर के अफसरों की
आप छटनी करेंगे, कुछ कम कर देंगे जगहें उसमें से, तो मौका मिल जाएगा। और निश्चित तौर पर सही बात है, आराम से 30 साल तक की उम्र हो सकती है, 28 साल तक की उम्र औसत उम्र हो सकती है फौज में, कोई समस्या नहीं होगी। समस्या सारी इसलिए हो रही है कि या तो आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, और जो नौजवान तैयार हैं भर्ती होने के लिए, वैसे आप देखिए आनंद जी, फौज में भर्ती होने के लिए कौन लोग जाते हैं? बड़े लोग जाते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज के माध्यम से, जिन्हें पता है कि सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरुआत होगी और आगे तक ब्रिगेडियर तक जाने के चांसेस बने रहेंगे, उनको तो लगता है। ये जो सिपाही के स्तर पर जो भर्तियां होती हैं, ये तो गरीब आदमी आता है, गांव का आता है, कस्बे का आता है, बेचारे लोग पिछड़े पिछड़े समूहों के आते हैं, और उन उन जातियों के भी आते हैं जो पिछड़ी जातियां वैसे तबके हैं। तो स्वाभाविक है इनके सपनों के साथ खिलवाड़ इसलिए हो रहा है कि सुधार के नाम पर, और फिर मैं बात कह दूं, ये सुधार वो सुधार नहीं हो सकते हैं जो सुधार अर्थव्यवस्था में होते हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर तो आप खोल दिए दरवाजे, आपने उदारीकरण कर दिया अर्थव्यवस्था का, विदेशी माल के विदेशी पूंजी के लिए छूट कर दिया आपने, और भट्ठा बैठा दिया आपने हमारी अर्थव्यवस्था का, देशी अर्थव्यवस्था का। ये तो नहीं कर सकते आप। ये जो सुधार होगा, आर्मी में सुधार का मतलब होता है उसे ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बनाना, ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू बनाना, ज्यादा से ज्यादा क्षमता देना कि विपरीत परिस्थितियों में लोग 10,000 फीट की ऊंचाई पर, 20,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ सकें, उसके लिए तैयार करना है। अब वो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, केवल नौकरी देंगे 4 साल की, और फिर कहते हैं घर जाइए आप, नमस्कार। ऐसे नहीं हो सकता है। गंभीरता के जी साथ ये 46,000 पोस्ट जो भरी जानी है, इन्हें भरें सारी की सारी पोस्ट, कोई छटनी नहीं होनी चाहिए इसमें। जो भी आया है उन सबको लेना चाहिए, तब तो मतलब है। आप 46,000 का झुंझुना दिखा रहे हैं, उसमें से भी 75% बाहर। और एक बार गौर कीजिए, अभी भी आनंद जी सेना में 1 लाख से ज्यादा जगहें खाली हैं, जरूरतें हैं वहां पर। एयरफोर्स में भी जरूरतें हैं, नेवी में जरूरतें हैं। उन तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना को ऐसा तैयार कीजिए कि चीन का मुकाबला कर सके। चीन तो अपनी सेनाओं को आधुनिकतम बना रहा है, उससे हम सबक ले रहे हैं, और हम यहाँ पर बैठकर पता नहीं किस दीनानाथ बत्रा के कहने से तमाम चीजें चल रही हैं। वरना होना तो ये चाहिए था कि यूजीसी को इन्वॉल्व किया जाता। तमाम जितने बड़े विश्वविद्यालयों के रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिलिट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज है, दिल्ली में इतना बड़ा संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, उसके लोगों को बुलाती आप। बिना विशेषज्ञों की से चर्चा किए हुए सरकार का एक तरफा लिया गया फैसला नौजवानों के साथ सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ा छल है, मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ रविंद्र साहब, मैं अंतिम प्रश्न एक आपसे इसलिए क्योंकि हम सब लोग फौज को अकेला, मैं तो कम से कम अकेला इंस्टीट्यूशन इस देश में मानता हूं जिसके ऊपर हम सबको विश्वास है, जो हमारा प्राइड भी है, स्वाभिमान भी है, और लगता है कि भाई इसको मत छुओ। बाकी तो आप इरिगेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे कोई हो, हर एक के तो जहां पे भी हाथ लगाइए आपको लगता है कि क्या है, लेकिन फौज के ऊपर सबको विश्वास है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई भाई, अगर कोई पॉलिसी है देश के में, सरकार की पॉलिसी है, सरकार कह रही है ऐसे होना चाहिए, वो अगर कोई दिक्कत कमी ज्यादा है तो उस कमी ज्यादा को मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन को जस्टिफाई करना चाहिए। ये फौज के अफसरों को सामने लाके, ये जो खादी की वर्दी पहनते हैं वो फौज की वर्दी वालों को सामने लाके, क्योंकि उनकी वर्दी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं, ये एक बहुत ही खराब बात हुई है। क्योंकि अगर कुछ है तो आप इसको झेलिए ना, आपने निर्णय लिया आप झेलिए, आप फौज वालों को सामने क्यों कर रहे हैं? मैं इस पे भी जरा आपका वो करना चाहूंगा, क्या फौज को... आपने खुद ही इतना बढ़िया सवाल उठाया है आनंद जी। जी आप इसका कीजिए कि जी पिछले 8 साल से ही हो रहा है, 8 साल से ये हो रहा है कि सेना का जिस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से पिछला आप याद कीजिए, ईश्वर उनको स्वर्ग में हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहते हैं, और हमारे जी पुराने सेनाध्यक्ष महोदय ने राजनीति में कुछ ज़्यादा ही चर्चा करनी शुरू कर दी थी। तो बेहतर ये होगा, अभी तक केवल भारत बचा हुआ है दक्षिण एशिया में जहाँ की सेना को राजनीति का चस्का नहीं लगा है। मुझे तो अपने राजनीतिज्ञों से ये गुजारिश करनी है कि बराए मेहरबानी, खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, सेना को गैर राजनीतिक रहने दीजिए। सेना गैर राजनीतिक रहेगी तो देश की सुरक्षा की गारंटी भी है, और देश के सम्मान की
रक्षा की गारंटी भी है। एक बार जहां जहां सेना को राजनीति करने का चस्का लग जाता है, वहां सेनाएं दोबारा बैरक में वापस नहीं जाती हैं। ये पाकिस्तान से हमें सीखना चाहिए कहां पर भी। तो पहले तो सरासर ये कहना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ और देश की सेना के मनोबल के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, और राजनीतिज्ञों के द्वारा सैनिक अफसरों को आगे लाकर जो करना कहना चाहिए, ये गलत है सरासर। ये अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए सेना के अधिकारियों को सामने लाना, गलत फैसले राजनेता करें, उन गलत फैसलों को जस्टिफाई सेना के लोग करें, ये कहाँ का न्याय है। मैं तो समझता हूँ कि सरकार के कहना चाहिए, नीति के बारे में स्पष्टता न होने का संकेत है, और इस बात का भी इस सरकार के पास कोई समझ नहीं है। वो पहले गलतियां करती है और फिर चाहती है उन गलतियों पर लीपापोती करने के लिए विशेषज्ञ लोग सामने आ जाएं। ये सरासर अन्याय है, और मैं तो कहता हूँ ये गैर कानूनी भी है कि आप अपने किए हुए फैसलों के बारे में सेना के अफसरों को झूठ बोलने का मौका देते हैं। तो सेना के अधिकारियों को पता है, इस बीच में तमाम तरह के बयान आए हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों के, जिन्होंने लड़ा है, जिन्होंने सीमा पर संघर्ष किया है, लड़ाइयों में भागीदारी की है, उन लोगों ने बताया है। इसलिए मुझे लगता है कि सेना के साथ इस तरह की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और नौजवानों को ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आप न कर सकें। 4 साल का कोर्स आप दे रहे हैं, नौकरी का मौका दे रहे हैं, और फिर हद है इस तरह की सोच की। ये लोगों के पास में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपया होगा, और फिर चाहे तो बड़ा काम शुरू कर देंगे। क्या मजाक है नौजवानों के साथ में। इसलिए आनंद जी, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि राजनेताओं को सेना के अधिकारियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थों को जस्टिफाई करने के लिए करना बंद कर देना चाहिए, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले दिनों में। ये इतना बड़ा देश है, उतने बड़े देश के साथ में, उसकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने की इजाजत सरकार को नहीं मिलनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम सब लोग इससे वो थोड़ा कष्ट है, दुख है, क्योंकि सेना को इतनी बड़े रिस्पेक्ट, और वो राजनीति के चलते उसके ऊपर भी लोग अब उंगली उठाने लगेंगे, ऐसा डर है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।